चलिए देखिए, आप लोगों का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था 29/12/2021 को, उसका आंसर की लेकर के हम आए हैं। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले होता है शारीरिक विकास, उसके बाद होता है संज्ञानात्मक विकास, फिर गामक विकास, फिर सामाजिक विकास। तो पहले शारीरिक विकास, फिर संज्ञानात्मक, फिर गामक, फिर सामाजिक। तो इस तरह मेरा 3 नंबर ऑप्शन सही हो गया। फिर आगे हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशानात्मक है सिर से पैर की ओर। यदि सिर से पैर की ओर कहेगा तो सेफेलोकॉडल होगा। तो इसमें मेरा 1 नंबर आंसर सही हो गया। इसमें मेरा 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्य अवस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि राघव नाम का एक लड़का था। वह जब छोटा थे तो उसके माता पिता का प्यार उसे नहीं मिल पा रहा था। तो चला गया कहाँ कह रहा है, जब शिशु था, राघव जब शिशु था, जब छोटा सा बच्चा था तो उसे माता पिता का प्यार अच्छा तरीक़ा से नहीं मिल रहा था। तो उसे माता पिता के प्यार से वंचित होना पड़ा था और जब पढ़ने के लिए गया तो वैसा टीचर भी उसको नहीं मिला। तो कह रहा है कि कौन सा विकास का सिद्धांत होगा। तो आरंभिक बाद के अनुभवों का मुद्दा होगा। उसको पहले से इतना अनुभव नहीं था। तो इसमें मेरा 2 नंबर सही हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, वह खेल जो बच्चों को दूसरे के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, क्या कहलाता है। कह रहा है दूसरे के भावना को समझने में। तो इसमें मेरा आंसर हो गया कल्पनाशीलता वाला खेल, कल्पना करके सोचने वाला, जिसमें दिमाग की ज़रूरत हो। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि लॉरेंस कोहलर के सिद्धांत में नैतिक तर्कना के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करे। तो लॉरेंस कोहलर के अनुसार कहा जा रहा है कि कौन सा सिद्धांत होगा, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, गुड बॉय, गुड गर्ल, दंड या आज्ञापालन। किसी को प्लेसमेंट दिया जाता है। जब कोई बालक चोरी करता है या गलत काम करता है तो उसे दंड या प्लेसमेंट दिया जाता है। उसी को कहता है दंड और आज्ञापालन। यंत्रीय प्रयोजन अभिविन्यास, यंत्रीय प्रयोजन अभिविन्यास और सामाजिक क्रम को बनाए रखने के लिए समाज यदि कोई नियम बनाया है तो हम लोग समाज में रहते हैं तो उस नियम को पालन करना पड़ेगा, तभी समाज में हम लोग रह सकते हैं। यदि हम लोग समाज का नियम को पालन नहीं करेंगे तो हम लोग समाज में नहीं रह पाएंगे। इस तरह मेरा 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया। 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 का कह रहा है कि एक बड़ा गिलास है, एक बड़ा गिलास है, बड़ा गिलास में पानी भरा हुआ है और उसको हम यदि छोटा गिलास में डाल देंगे तो बच्चे यह नहीं समझ पाएगा कि बच्चे यह समझने लगेगा कि बड़ा गिलास में तो देखने में बड़ा लगेगा और छोटे गिलास में डालेंगे जो चौड़ा रहेगा तो उसमें उसको कम पानी नज़र आएगा। तो यह समझ नहीं पाएगा कि पानी गया तो गया कहाँ। तो यह हो गया हमको केंद्रीकरण।
केंद्रीकरण मेरा 1 नंबर आंसर सही हो गया। 7 कह रहा है, 7 का मेरा जो 7 नंबर क्वेश्चन है जिन प्याजे से है। प्याजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तु के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगते हैं। तो 7 का मेरा आंसर हो गया पूर्व संक्रियात्मक काल। 7 का हो गया पूर्व संक्रियात्मक काल। 8 का चलते हैं। 8 का मेरा आंसर आ गया अधिगम के लिए फार का काम करेगी। जैसे बच्चा छोटा है और साइकिल सीख रहा है तो पीछे से शुरू में कोई सहारा देता है, उसी को फार बोला जाता है। यह फार जो है कुछ समय के लिए होता है। आप तो ज़िंदगी भर किसी को साइकिल नहीं सिखाते हैं, तो इसी को फार बोला जाता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक होता है। यदि आप लोगों को वाइगोत्स्की दिखेगा तो वह समाज से रिलेटेड होगा। समाज के द्वारा वाइगोत्स्की खोज किए हुए हैं। तो मेरा 8 का उत्प्रेरक प्रतिक्रिया सहचर्य मेरा 3 नंबर ऑप्शन सही हो गया। 10 का चलते हैं। 10 का रहा हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार। एक बार 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 का क्या है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक होता है। तो 9 का मेरा ऑप्शन हो गया सहपाठी सहयोग होगा। इसमें सहपाठी सहयोग, ये ऑप्शन नहीं होगा, सहपाठी सहयोग होगा। 10 का देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर साहब से है। तो हार्वर्ड गार्डनर साहब कहे हैं कि बुद्धि का जो है 8 प्रकार के होते हैं। किसी के पास स्थानिक बुद्धि होता है, स्थानिक बुद्धि दिया रहेगा। तो मूर्तिकार के पास होता है। आप लोग कभी नहीं देखे होंगे कि हाथ के जगह पर मूर्तिकार पैर लगा दिए हैं और पैर के जगह पर हाथ। यदि शारीरिक बुद्धि की बात किया जाए तो खिलाड़ी के पास होते हैं, स्पोर्टमैन के पास शारीरिक बुद्धि होता है, जो हमेशा एक्सरसाइज करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो उसमें शारीरिक बुद्धि होता है। यदि तार्किक बुद्धि का बात किया जाए तो तार्किक बुद्धि गणितज्ञ के पास होता है, जिसमें रीजनिंग लगता है, तर्क लगता है, और होता है एक इंट्रा और होता है इंटरपर्सनल। इंट्रा माने खुद को यदि समझते हैं तो इंट्रा पर्सनल हो गया। यदि इंटर हो गया, यदि दूसरे को आप समझ रहे हैं तो इंटरपर्सनल हो गया। तो इसी तरह बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं हार्वर्ड गार्डनर साहब। तो मेरा कौन सा 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो 10 का 2 नंबर ऑप्शन सही हो गया स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि। 11 देखते हैं। 11 का मेरा आंसर सही हो गया 2। 11 का मेरा आंसर 2 सही हो गया। 11 का मेरा 2 नंबर ऑप्शन सही है। 12 चलते हैं। टाइम बहुत कम है इसलिए सिर्फ आंसर बताते चलते हैं आप लोगों को। 12 का मेरा आंसर हो गया 3 नंबर सही है। 12 का 3 सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। 13 नंबर का मेरा ऑप्शन हो गया। 13 का 3 हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। वैसे भी हम देख रहे हैं कि अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यदि आप किसी को पढ़ाने में अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करिएगा, अलग अलग विधि का प्रयोग करिएगा तो ये अच्छा बात है। आर कर रहा है मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक कर देना। जो अच्छा विद्यार्थी जो अच्छा करता है उसको आप कक्षा से अलग कर दीजिएगा, ये तो बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण नहीं है। ये तो बाल केंद्रित शिक्षा नहीं कहता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में साफ साफ कहा गया है कि बच्चों को एक साथ बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा ही पढ़ाया जाना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है, ये हम लोगों को देखना है कि प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। तो बच्चों की सक्रिय रूप से सहभागिता, बच्चे जितना भाग लेंगे, बच्चे अपने आप से जितना कोशिश करेंगे उतना अच्छा बात है। लचीला समूह गठन, लचीला समूह गठन, बच्चे को छूट दीजिएगा तो अच्छा भी आता है। गतिशील अध्यापक, टीचर यदि गतिशील रहेंगे, टीचर यदि अच्छा पढ़ाएंगे तो और अच्छा बात है। दंड और पुरस्कार, दंड दे करके आप किसी को नहीं पढ़ा सकते हैं, तो इसलिए मेरा दंड और पुरस्कार अच्छा बात नहीं है। तो 14 का 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाए। शिक्षण अधिगम का यह उपागम क्या कहता है? तो मेरा 15 नंबर का ऑप्शन 1 हो गया, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा से अच्छा शिक्षा कोई हो ही नहीं सकता है। 16 का देखते हैं। 16 नंबर का एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहसंयोजक अधिगम को या का कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा है जिसमें सब समावेशी कक्षा उसको बोले थे जिसमें सभी तरह के बच्चे एक साथ मिलकर के सहयोग से सीखते हैं, उसी को समावेशी कक्षा बोला जाता है। तो मेरा 16 का ऑप्शन 2 हो गया, सक्रिय से प्रोत्साहित करना चाहिए, सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? सुविधा वंचित माने जिसको अच्छा सुविधा नहीं मिला हो, न पढ़ने का न खाने को, यदि वैसा बच्चा स्कूल में पढ़ने आए तो एक अध्यापक के रूप में आप क्या करिएगा, सो कहता है। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 17 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी बच्चे को अच्छा सुविधा नहीं मिला हो, न पढ़ने का न खाने का, यदि वैसा बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए आए तो हम एक शिक्षक होने के नाते मेरा फर्ज क्या बनता है? तो मेरा फर्ज बनता है कि बच्चे को जितना ज़्यादा से ज़्यादा है सहयोग करें, सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संदर्भ के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सके। बहुत कई तरह की विविधता का प्रयोग करके हम उस बच्चे को सुधारने की कोशिश करेंगे। 18 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, ये दोष है, एक कमी है। कह रहा है एक विद्यार्थी जिसे ADHD अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली है? ADHD जिसको हो जाता है वे एक जगह पर अधिक समय तक नहीं टिक पाते हैं, यह इस तरह का दोष है। एक ही जगह पर बहुत देर तक वह नहीं टिक पाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कक्षा जहां लचीला समय सारणी हो, उतना कड़ा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार स्वयं कार्य करते हैं, वैसा कक्षा उसको प्रदान करना चाहिए जिसको ADHD दोष होता है। 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि एक नवीन परिस्थिति में दूसरे की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले युक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है? अपसारी चिंतन का बात कर रहा है। जब अपसारी चिंतन का बात किया जाएगा तो अपसारी चिंतन करने वाले बहुत तरीके से सोचते हैं, कई तरीके से एक ही क्वेश्चन में दिमाग लगाते हैं, एक ही क्वेश्चन को कई विधि से बनाते हैं, उसी को बोलते हैं अपसारी चिंतन। माने एक बिंदु पर आने के लिए कई रास्ता खोज लेते हैं, उसी को बोलते हैं अपसारी चिंतन। यहाँ आने के लिए वो इधर से भी आते हैं, इधर से भी आते हैं, इधर से भी आते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं अपसारी चिंतन।
तो 19 का आंसर सही हो गया आपको 3 नंबर सृजनात्मकता बुद्धि। सृजनात्मकता बुद्धि माने खोजने वाला बुद्धि। 20 क्वेश्चन कर रहा है, वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्प है उन्हें मुख्य किस में दिक्कत आती है? जिसको पढ़ने में दिक्कत है उसको लिखने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। 21 क्वेश्चन पर थोड़ा अच्छा से ध्यान देंगे। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है कह रहा है। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। सही बात है, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता है, बच्चे बहुत दिमाग लगाते हैं नई नई चीज़ों पर। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। बच्चे पर्यावरण से बहुत कुछ सीखते हैं, उसके बारे में खोजते हैं, ये भी अच्छा बात है। बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं। बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं। कौन सा 21 नंबर का क्वेश्चन है। बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, ये सही बात है, लेकिन उनसे कम नहीं सोचते हैं। प्रकार में अलग हो सकते हैं। बच्चे दूसरा चीज़ सोच सकते हैं, बच्चे दूसरे तरीका से सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि बच्चे बुजुर्ग से कम सोचते हैं। ये गलत बात है। 3 नंबर मेरा ऑप्शन गलत हो गया, तो जिसमें 3 होगा वो मेरा गलत होगा। देखिए ऑप्शन छांटने का 3 नंबर इसमें है तो ये मेरा गलत हो गया, 3 नंबर इसमें है तो इसमें गलत हो गया। अब या तो 2 या 3 मेरा सही हो सकता है। तो देखते हैं। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजन करने के लिए पैदा होते हैं। ये भी अच्छा बात है। तो मेरा ऑप्शन 1 2 4 आ गया। मेरा ऑप्शन 1 2 4 1 2 4 1 2 4 मेरा ऑप्शन आ गया। 1 2 4 ये मेरा सही हो गया। ये मेरा पहले गलत हो गया, तो ये मेरा पहले गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो इस तरह मेरा 3 ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं 22 नंबर पे। 22 कह रहा है कि विद्यार्थी के काम में त्रुटि के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कहा बच्चों की सोच चिंतन को समझना। बच्चों की सोच चिंतन को समझना ही त्रुटियों के विश्लेषण का कारण। यदि किसी बच्चा को आप परीक्षा ले रहे हैं तो उसकी कमी को पहचानिए, कहाँ गलती कर रहा है, किस तरह सोच रहा है, उसी को पहचानने के लिए हम लोग परीक्षा का आयोजन करते हैं। बल्कि यह करने के लिए नहीं कि अंक देने के लिए, ये गलत बात है। हम यह खोजने के लिए परीक्षा लेते हैं कि बच्चे किस तरह से सोचते हैं, क्यों गलती किया है, उस गलती को समझ करके उसको दूर करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो इस तरह मेरा 2 ऑप्शन सही हो गया। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर पर भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। 23 का ध्यान देने की ज़रूरत है। 23 क्या कर रहा है। तो अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है। अधिगम कह रहा है कि सीखने का जो कोई सीखता है वो किसके द्वारा प्रभावित होता है। तो कहता है मनोवैज्ञानिक कारकों से। यदि आपका मन विचलित रहेगा तो आप नहीं सीख पाइएगा। एक सही कह रहा है। सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से। यदि आपके समाज का वातावरण अच्छा नहीं रहेगा तो आपको सीखने की तरीका को प्रभावित हो सकते हैं। विद्यालय से संबंधित कारकों से। यदि आपके विद्यालय का पर्यावरण अच्छा नहीं रहेगा, संबंध अच्छा नहीं रहेगा तो आपका शिक्षा प्रभावित हो सकता है। अध्यापक से संबंधित कारकों से। यदि आपका टीचर अच्छा नहीं रहेगा, आपका शिक्षक अच्छा नहीं रहेगा, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तो पर भी आपका पढ़ने में दिक्कत आ सकता है, सीखने में दिक्कत आ सकता है। तो इस तरह मेरा चारों ऑप्शन सही हो गया। 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 कहाँ है। तो 1 2 3 4 मेरा ये सही हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के, अपने अनुभवों को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका उदाहरण है।
तो त्योहार सब जो मनाया जाता है किस लिए मनाया जाता है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो मेरा इसमें 3 नंबर सही हो गया। सामाजिक संरचनावाद, ये अच्छा कह रहा है कि आप लोग जब एक साथ मिल कर के त्योहार मनाते हैं तो आप सामाजिक गुण कुछ सीखते हैं, एक साथ मिलजुल करके रहना सीखते हैं। यही बात इस क्वेश्चन में कहा गया है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 कह रहा है कि हम लोग जो शिक्षा देते हैं वो किताब पर निर्भर, बिल्कुल किताब पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, उसको पर्यावरण से जोड़ करके पढ़ाना चाहिए, वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए। किताबी नॉलेज लेकर के क्या करेगा, जब तक आप उसको वास्तविकता का दर्शन नहीं कराइएगा तो किताबी नॉलेज लेकर के क्या करेगा बच्चे। तो 25 का मेरा आंसर हो गया 3, खोज बीज करके बच्चा अपना से खोजेगा, सीखेगा, तभी ज्ञान में वृद्धि होगा। 26 क्वेश्चन देखते हैं। 26 कह रहा है मेरा कि स्मृति विषय युक्ति कौन से, स्मृति आपको सोचने की क्षमता ज़्यादा, याद करने की क्षमता ज़्यादा हो, उसी को बोले थे स्मृति, माने मेमोरी, दिमाग में भी एक तरीका से मेमोरी लगा हुआ है। तो अच्छी स्मृति किसको हम कहेंगे। तो 26 का हम लोग देखते हैं, 26 का कौन सा गया, वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है उसे हम बोलेंगे अच्छी मेमोरी, जिसको अच्छा से याद रहता हो, ज़्यादा समय तक याद रहते, उसी को बोलेंगे अच्छी मेमोरी। चलिए अब ख़त्म होने वाला है, 27 नंबर पर हम लोग पहुंच गए हैं। 27 नंबर कह रहा है कि अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है, वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने के एकदम बाद मानस मंथन करवाता है। कहता है कि अनुज नाम के एक अध्यापक है जो कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाता है, और पढ़ाने के बाद क्लास के अंत में आप से राय मांगता है कि आप लोग क्या समझे। तो यह युक्ति निम्नलिखित में से किससे समुन्नत करेगी। रटकर सीखना, रटने पर जो रटकर सीखता है वो अच्छा बात है, रटकर सीखना गलत बात है। तो मेरा 1 नंबर सही हो गया था। देखिए हम किस तरह ऑप्शन को छांट रहे हैं, किस तरह हम ऑप्शन को छांट रहे। 1 मेरा जिसमें होगा गलत होगा, 1 नंबर गलत हो गया, 1 नंबर मेरा गलत हो गया। तो ए मेरा गलत हो जाएगा, ये मेरा गलत हो जाएगा। अब 3 और 4 में से ही मेरा कोई आंसर आएगा। तो देखते हैं। दृष्टिकोण जानना सही बात है, समालोचनात्मक चिंतन सही बात है, खोज। तो 2, 3 और 4 मेरा सही हो गया, 2, 3 और 4 मेरा सही हो गया, 2, 3 और 4। देखिए 2, 3 और 4 मेरा सही हो गया। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 28 नंबर का रहा है, 28 का मेरा आंसर सही हो जाएगा 4। 28 का मेरा आंसर 4 नंबर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत कह रहा है, दोनों गलत होगा। 29 का देखते हैं। 29 का हो जाएगा मेरा 1 नंबर, 29 का मेरा हो जाएगा 1 नंबर सही। 30 का देखते हैं। 30 का मेरा हो जाएगा 4 नंबर सही। 30 का मेरा हो जाएगा 4 नंबर सही। इस तरह मेरा 29/12/2021 का बाल विकास का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही।